होती थी, कोडेड मैसेज भेजे जाते थे कि अगर आप वॉर के टाइम पे खास तौर पे अगर एनिग्मा वो मशीन किया जाता है और की पहले ही प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान एम्बेसी अमेरिका में एक जीप काली होवे नहीं स्पीड 40 बीट इंटेंस वाली फिर गम सेट आ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ ਪੀਐਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। आओ एक वीडियो देखते हैं। हाँ भाई क्या है भैया, आज की जो सबसे बड़ी खबर रही वो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई साइफर केस में। अब इसमें साइफर था या नहीं था, धमकी थी, मदाखलत थी, साजिश थी, ट्रायल सही हुआ कि नहीं हुआ, ओपन ट्रायल होना चाहिए था, क्लोज ट्रायल हुआ, प्रोसिक्यूटर इधर से यहाँ किया, इन सब तफसीलात में हम नहीं जा सकते। बात हम करेंगे साइफर की इटसेल्फ के साइफर बजाते खुद क्या चीज होती है। और बहुत से लोग ये भी खदशा कर रहे थे कि गालिबन सजाए मौत भी दी जा सकती क्योंकि स्टेट सीक्रेट के लीक की बात है। तो साइफर क्या होता है आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, गवर्नमेंट जो आपस में एक दूसरे से बैकडोर चैनलिंग करती हैं या बैकडोर ना भी हो, जो भी कम्युनिकेशन होती है वो एम्बेसीज के थ्रू होती है। एम्बेसीज का मकसद सिर्फ वीजा इशू करना या सिर्फ सिटीजन्स को असिस्ट करना नहीं होता, वो एज एन एम्बेसडर का काम ही यही है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं जहां भी पाकिस्तान की एम्बेसीज या काउंसलेट मौजूद हैं। तो हुकूमतों को जब भी राब्ता करना होता है, देखिए एक तो राब्ते का तरीका कि जी मोदी की कॉल आ गई नवाज शरीफ को या डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को फोन किया किसी अहम मुद्दे पे या किसी चीज पे मुबारकबाद देने पे, तो वो फोन कॉल भी रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट लेवल पे जो बातचीत होती है वो एम्बेसीज के थ्रू साइफर के जरिए, साइफर एक कम्युनिकेशन मेथड है, इसकी डिफरेंट मशीन्स होती हैं और ये कोडेड मैसेज होता है। ये ऐसा नहीं कि आपने gmail.com पे जाके गए और @इमरान खान और सीसी में आपने शाह महमूद कुरैशी किया और ईमेल कर दी। जाहिर है स्टेट सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट बातें होती हैं, आने वाले कल की बातें की जा रही थी, बहुत सारे सीक्रेट मामलात होते हैं, चाहे वो दाखिली हो खारजी हो, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हमेशा कोडेड रखा जाता है। तो बेसिकली किसी भी हुकूमत को अगर आपकी हुकूमत से राब्ता करना होता है तो वो एम्बेसी को मैसेज पहुंचाता है और फिर एम्बेसी उसको साइफर की सूरत में कोड करके यहाँ भेजती है कि कोई गैर मुतल्लिका शख्स या गैर मुतल्लिका हुकूमत वो बात ना सुन ले और वो सीक्रेट रहे। अब इसको भेजने के लिए हिस्टोरिकली काफी किस्म की मशीनें इस्तेमाल की गई हैं और ये हम देखते हैं ये नेपोलियनिक वॉर से भी पहले की सीक्रेट कोडिंग होती थी, कोडेड मैसेज भेजे जाते थे कि अगर आप वॉर के टाइम पे खास तौर पे अगर इंग्लैंड से आप एक मैसेज भेज रहे हैं और रास्ते में फ्रांस की फौज ने वो खत पढ़ लिया तो उनको पूरी स्ट्रैटेजी का पता चल गया, कोडेड मैसेज भेजे जाते थे। और फिर जाहिर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इसकी मशीनें भी आने लगी। इस टॉपिक पे आपने एक बहुत जबरदस्त फिल्म अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो हम सबके फेवरेट शर्लॉक होम्स हैं, उनकी फिल्म है इमिटेशन गेम। तो उन्होंने उस फिल्म में एलन ट्यूरिंग का किरदार अदा किया जो कि एक बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे इंग्लैंड की तरफ से। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 में जिस तरह पूरे यूरोप पे कब्जा करते जा रहा था उसके पीछे उसका एक सीक्रेट टूल था और उसका नाम था एनिग्मा मशीन। एनिग्मा वो मशीन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसमें रोजाना की बुनियाद पे हजारों मैसेजेस भेजे जाते थे ट्रूप्स को, लेकिन उसकी मशीनरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसके कोड को ब्रेक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था और जिसपे एलन ट्यूरिंग ने कई साल लगा दिए। और ये ब्लेचली पार्क एक जगह है इंग्लैंड में, लंदन से थोड़ा बाहर, मैंने वहां का विजिट भी किया था। वहां पे बाकायदा एक कैंप लगाया गया था जहां 9000 SAS के ऑफिसर्स और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स ने सीक्रेसी में काम किया और फिर एनिग्मा के साथ जो भी हुआ आप फिल्म में देख सकते हैं। तो बेसिकली मकसद यही था, एक मशीन थी वो कोड से मैसेज जारी करती थी और चूंकि वो कोड ब्रेक नहीं हो पाता था तो जर्मनी जीतता चला जा रहा था। फिर वक्त के साथ साथ जिद्दत होती रही और मशीनें आती रही, लॉरेंस SZ40 है, सेगाबा है, NSA की अपनी काफी प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरह की काफी सारी मशीनें होती हैं। सो मैसेजेस को पहले कोड किया जाता है और की पहले ही प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान एम्बेसी अमेरिका में मौजूद हूं और मैंने पाकिस्तान में अपने फॉरेन ऑफिस को एक की ऑलरेडी दी हुई है कि जो भी लेटर लिखा आए, यानी जो भी हर्फ होगा, जो भी अल्फाबेट होगा, तुमने उससे 3 कदम आगे बढ़ना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम जुनेद है जिसकी ये स्पेलिंग है तो जे की जगह M लिखा आएगा और इसी तरह हर हुरूफ जो है 3 कदम आगे रहेगा। सो फॉरेन ऑफिस में मौजूद जो मशीन है वो इसको डिसाइफर करेगी, यानी साइफर को डिसाइफर, इनक्रिप्टेड मैसेज को
डिक्रिप्ट किया जाएगा और फिर इस तरह जो है कम्युनिकेशन जारी रखी जाती है। और जाहिर है वक्त के साथ साथ ये आप चेंज भी करते रहते हैं कि किसी को समझ ना आ जाए, कोई क्रैक ना कर ले कि ये इसकी मैसेजिंग की ये है, तो वक्तन फवक्तन उसको चेंज करते रहते हैं। सो ये बेसिकली नेशंस की जो कम्युनिकेशन होती है इसकी हसासियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ख़ास तौर पे जहाँ दो बड़े मुल्क जो न्यूक्लियर पावर्ड भी हैं, और पाकिस्तान की अगर बात करें तो आबादी के लिहाज से छठा बड़ा मुल्क है दुनिया का, तो दुनिया की बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि दीज पीपल विल एक्ट रिस्पॉन्सिबली। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला हो जाता है। इसकी हसासियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जूलियन असांज, जो कि आपको याद होगा विकी लीक्स का एक बड़ा दौर चला था मिड 2000s में, और दुनिया भर में उसने तहलका मचा दिया था। उसने इसी किस्म की डिप्लोमेटिक केबल्स लाखों की तादाद में, जो कि रोजाना की बुनियाद पे दुनिया भर में इधर से उधर जारी होती हैं, उसने उनका डेटा एक्सेस किया और दुनिया भर के सामने चट्टा बट्टा खोल दिया, चाहे वो अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो, इराक वॉर पे उनके मामलात हों, 9/11 से रिलेटेड मामलात हों, या दूसरे मुल्कों में जहाँ पे डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करती रही हैं ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज वगैरह वगैरह। सो जब जूलियन असांज के लिए पूरी दुनिया तंग कर दी गई तो वन फाइन मॉर्निंग वो लंदन में वॉक करते करते एक्वाडोर की एम्बेसी के अंदर चले गए और वहां जाके उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। एम्बेसीज दुनिया भर में जहां भी होती हैं वो इंटरनेशनल टेरिटरी कहलाती है। जिस तरह इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, जो एम्बेसी है वो उस मुल्क का हिस्सा, यानी जब आप एम्बेसी के अंदर जाते हैं, वैसे तो आप पाकिस्तान की सरजमीन पे होते हैं, लेकिन लीगली और टेक्निकली आप अमेरिकन सॉइल पे होते हैं। इसी वजह से आपको एम्बेसी के अंदर यूएस आर्मी और यूएस मरीन के लोग भी देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त रियल लाइफ ड्रामा थ्रिलर है, आर्गो के नाम से, बेन एफ्लेक की मूवी है। जब ईरान में रेवोल्यूशन आया था तो वहां पे यूएस एम्बेसी में वहां के काम करने वाले फंस गए थे, और फिर किस तरह CIA ने अपने एजेंट्स भेजे, और ये चीज मैं आपको जाहिर रिवील नहीं करूंगा, स्पॉइल नहीं करूंगा, आप फिल्म में देख सकते हैं। तो बात वही है कि एक इंटरनेशनल टेरिटरी कहलाती है। और फिर एक्वाडोर की एम्बेसी के एक छोटे से कमरे में जूलियन असांज ने तकरीबन 7 साल गुजारे, लेकिन फाइनली एक्वाडोर की हुकूमत ने प्रेशर में आके उनको यूके की पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि कुछ साल पहले स्वीडन में 2 औरतों के रेप के चार्जेस थे जूलियन असांज के ऊपर, और कोर्ट में पेशी ना होने की वजह से उनको अरेस्ट किया गया। खैर, ये बात कहां से कहां निकल गई। बात ये है कि डिप्लोमेटिक केबल्स का जो मामला होता है वो इंतहाई सेंसिटिव होता है, और जूलियन असांज के भी अगर हम केस देखें तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उनको फ्रेम किया गया, प्रेशर में लाके निकाला गया। असल मकसद उनको एप्रीहेंड करके सज़ा इसी बात की देनी थी कि उन्होंने डिप्लोमेटिक केबल्स और ख़ास तौर पे इतने सेंसिटिव मामलात की केबल्स दुनिया में किस तरह लीक की। इसी तरह जॉन स्नोडन का भी मामला है, जिन्होंने NSA में काम करते थे और वहाँ का डेटा उन्होंने दुनिया भर में लीक किया। पहले वो हांगकांग में छुपे रहे और उसके बाद अब कहते हैं रशिया में वो उन्होंने पनाह ली हुई है। उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी फिल्म है स्नोडन के नाम से, आप ज़रूर देखिएगा। खैर, क्वेश्चन ये रेस होता है कि साइफर एग्जिस्ट करता था या नहीं। ऑफ कोर्स करता था, क्योंकि ज़ाहिर है कम्युनिकेशन डेली बुनियाद पे तकरीबन लाखों की तादाद में मैसेजिंग हो रही होती। अब उसके अंदर क्या लिखा था, वो साजिश थी, मदाखलत थी, उसको पैरवी रखते हुए कोर्ट ने फैसला सही दिया या गलत दिया, ये कोर्ट बेहतर जानती है। बहरहाल आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप इस केस को किस तरह देखते हैं, या आप किस तरह फील करते हैं कि इसकी नज़ाकत और सेंसिटिविटी के लिहाज से क्या ये सज़ा सही दी गई, या आपको लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल वजूहात थी जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुंची। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो गाइस, इस एक वीडियो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਾਈਫਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸਾਈਫਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਫॉर ਫਰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।